गाइस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आ चुका हूं। गोवर्धन, प्लीज स्टार्ट द सेशन। ओके गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हो यार आप लोग? हाउ आर यू? क्या हाल चाल? केड़ो हाल छे? किवे हो तुसी? केम छो? मजामा छो? व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल? ये चल रहा है धूम सीरीज और आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। एक ही शॉट में खत्म करेंगे 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मैं अपने बच्चों से बात कर लेता हूँ। क्या हाल चाल, कैसे हो? चला देखते हैं फटाफट से कौन कौन यहाँ पर प्रेजेंट है। स्नेहा, आई लाइक यू। नाम देखो, वर्षा। वर्षा, आई लाइक यू। अच्छा, ये लिखा है क्या? पता नहीं। अच्छा, वर्षा ऊपर है, सॉरी। नीचे लड़के का नाम ही यही है, आई लाइक यू। खुशी भाई, आप नी में हो। क्या लिखते हैं बच्चे आजकल? बड़े अजीब अजीब चीजें लिखते हैं। जुफीशा खान, उसके बाद है सोहेली मैरी। ओके, तो आज एक ही शॉट में हमें इस चैप्टर को खत्म करना है। और ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आई थिंक आप लोग सभी करना चाहोगे। विघ्नेश, नंदिनी, विवेक, दर्श, गौरव, टाटा, मेघना, मेघाना। ओके, सो काफी बच्चे आ चुके हैं। स्नेहा, रूबिका, गुलीन, मोहिनी यादव, प्रभा, जाट जाट। क्या नाम रखे हो, जाट जाट। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना वो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। धूम सीरीज में आगे चल रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को आज हमें खत्म करना है। लेट्स स्टार्ट द सेशन देन। गाइस, क्या आप लोग तैयार हो? आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? बताइए मुझे, क्या आप लोग तैयार हो? चलिए, तो मेरे सिपे सालार, मेरे सैनिक, मेरे बच्चे, मेरे वेदांतु नीट मेडिजियन एकदम तैयार हैं, है ना? तो अपन बोलेंगे ए स्क्वेरियन, है ना? मेरे ए स्क्वेरियन सभी तैयार हैं? क्या बात है, क्या बात है, छाए हो एकदम। तो चलिए, आज एक ही शॉट में हमें केमिकल इक्विलिब्रियम को खत्म करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम अगर हम लोग कहें ना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो गलत नहीं होगा। और इनमें से काफी कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में काम आते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। हमें इसको फटाफट से खत्म करना है। इसमें अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है तो वो है ली कैटले प्रिंसिपल। ली कैटले प्रिंसिपल में से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन देन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, है ना? चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, ये फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि ये हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। और अगर आपने ये काम नहीं किया है तो गलत बात है। दिल से जुड़ो हमारे साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि इसको सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ एकदम झिंगा लाला फॉर श्योर। एंड इसके अलावा वेदांतु आपके लिए लेके आया यार एक बहुत ही बढ़िया चीज, तो आपको बताना चाहूंगा। वेदांतु आप लोग के लिए एक लॉन्ग टर्म क्रैश कोर्स लेके आया जो कि आज से शुरू हुआ है, 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, फ्रेश। तो अगर आप अपनी स्टडी को सिस्टमेटिकल तरीके से करना चाहते हो तो आपके लिए ये कोर्स 24,000 का नहीं है, मात्र 2,999 रुपए का है। बहुत ही मैसिव डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो आपको ये लेना चाहिए मुझे लगता है ना? और उसके लिए मैं आपको कूपन कोड देता हूँ, दैट इज A2020, जिसके लिए आपको मैं यहाँ लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो गूगल पे जाके आपको लिखना है। तो आपको लिखना क्या है, गूगल पे जाके आप लिख दो vdnt.in/needcc। ये लिंक आप प्रोवाइड, लिंक पे जाते ही आपको कूपन कोड पूछेगा। तो जब आप कूपन कोड दोगे A2020 तो बस आपका काम हो गया समझो। ये कूपन कोड लगाओ और उसके बाद आपके कोर्स को मात्र 2,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो। एनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कूपन कोड यूज करना है, मेन चीज है कूपन कोड, तभी आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाएगा। एंड दैट इज A2020। 2020 चल रहा है, उसके आगे ए स्क्वायर यानी कि ए लगा देना, आपका काम हो जाएगा। आज के सेशन की डिटेल जैसे कि आपको पता ही है, 2 सुबह बायो के सेशन हुए थे। आज गौरव सर ने एक नया सीरीज शुरू किया है जो काफी बच्चों ने देखा है, फोकस सीरीज। दैट्स रियली ऑसम। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखो जाके। और काइनेमेटिक्स का एक 2022 के हिसाब से सेशन भी हुआ था। एस ब्लॉक हमने कर लिया है, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ना तो गलत बात है। वेदांतु नीट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें 28,000 के करीब बच्चे अभी तक उसको ज्वाइन कर चुके हैं। 28,000 बच्चों, ये इतने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज आप 28,000 बच्चों को जो मिलने वाला है या मिल रहा है उससे आप अछूते रह जाओगे। तो आप लोग उस टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। बाय द वे, मैं टेलीग्राम के ग्रुप में तो मैसेज देना भूल ही गया, तो मैं सोच रहा हूं कि अब लगे हाथ मैं टेलीग्राम के ग्रुप में एक मैसेज डाल देता हूं
आई फोगॉट कि मैं एक मैसेज हमेशा देता हूं लेकिन आज नहीं दे पाया। केमिकल इक्विलिब्रियम, हे गाइस व्हाट्स अप, अभी मैं लाइव सेशन से आप लोगों को मैसेज दे रहा हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू हो गया है। अगर आपको वन शॉट में केमिकल इक्विलिब्रियम करना है तो फटाफट से आ जाओ, लाइव में अभी बैठा हूं। चलिए गाइस, तो मैंने यहाँ पर सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने मैसेज भी दे दिया बच्चों को, तो देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करते हैं जिनको केमिकल इक्विलिब्रियम करना है। लेकिन अपन तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। देन धूम सीरीज को लोड करते हैं, रीलोडेड, यस वन शॉट रीलोडेड। लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं उड़ाने वाला हूं, आप लोगों को मजा दिलाने वाला हूं। पर आप लोग तैयार हो तो एक बार चैट सेक्शन में लिखिए यस सर वी आर रेडी, और लाइक कर दो फटाफट से सेशन को। डू लाइक द सेशन राइट नाउ। तो आप लोग तैयार हो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए? वैसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फिर हमें तो सिलेबस पूरा करना ही है। देखो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। अगर आप लोग तैयार हो उड़ने के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम को करने के लिए, जिसमें से आप लोगों को लीक एटलीट में तो क्वेश्चन 100% मिलेगा, कोई चॉइस ही नहीं है, तो आप लोग मेरे साथ आ जाओ फटाफट से। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। देन धूम सीरीज को शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए धूम मचा ले, केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने सवाल है कि भैया ये इक्विलिब्रियम होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? पहला सवाल ये कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर सारे जो फोर्सेस होते हैं, अपोजिट फोर्सेस होते हैं, वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। जरा समझिए कि मान लो आप एक ना रस्सी पे चल रहे हो, ठीक है? आप एक रस्सी पे एक रस्सी पे खड़े हो, और एक रस्सी पे जब आप खड़े हो ऐसे करके, तो आपके हाथ में क्या होगा? एक डंडा होगा जिसको लेके आप बैलेंस कर रहे होगे। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रस्सी पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर वो पूरी तरह से बैलेंस्ड सिचुएशन में है और वो बिल्कुल उस रस्सी पे स्थिर खड़े हैं, तो जरा समझिए वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ चुके हैं। वहां पर सारे के सारे फोर्सेस ऑलमोस्ट क्या है, वो सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हो चुके हैं, तभी वो अपने आप को बैलेंस कर पा रहा है। इसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। बट ये तो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया, एक तरह से हमारी दुनिया में क्या इक्विलिब्रियम का मतलब है वो हो गया। तो इक्विलिब्रियम में सारे के सारे फोर्सेस जो अपोजिट फोर्सेस होते हैं, इन्फ्लुएंसेस फोर्सेस होते हैं, वो बैलेंस आउट हो जाते हैं, है ना? लेकिन केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है उसके बारे में समझते हैं। देखो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का मतलब है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है, तो उस स्टेज को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। ये कहां पे लागू होती है? ये उन केमिकल रिएक्शंस में लागू होती है जहां पर रिएक्टेंट में से अगर प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में जाती है। ऐसी रिएक्शंस में अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आगे जाने का स्पीड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि पीछे आने के स्पीड के बराबर हो जाए, जब आगे जाने का स्पीड पीछे आने की स्पीड के बराबर हो जाए, तो समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो यहां पर सीखने लायक बात क्या है? जिस स्पीड से आप आगे जा रहे हो उसी स्पीड से अगर कोई, देखो आप ना मान लो कि आप ना बीच में खड़े हो ऐसे, तो एक बंदा आपको आगे से खींच रहा है, एक बंदा आपको पीछे से खींच रहा है। अगर दोनों सेम ही फोर्स से खींच रहे हो तो आप हिल पाओगे क्या? मेरा सवाल है। अगर आगे से जो खींच रहा है आपको और पीछे से जो खींच रहा है आपको, मतलब एक ने आपकी लात पकड़ ली, एक ने आपका हाथ पकड़ लिया, और दोनों आपको खींच रहे हैं, ठीक है? अब मान लो कि भैया दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो आप हिल पाओगे क्या? नहीं हिल पाओगे, आप उसी उसी पोजीशन पे रह जाओगे, क्योंकि जितना आगे फोर्स लग रहा है उतना पीछे फोर्स लग रहा है। हाँ वो अलग बात है, आपके कपड़े फटेंगे और आप नीचे गिर जाओगे, बट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। उसी को केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ में आ गया कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। दैट इज कोल्ड, यस दैट इज कोल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो अब हम चलते हैं इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ चलते हैं कि कौन सी रिएक्शंस में आप लोगों को इक्विलिब्रियम अटेन होता दिखेगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि हर केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। देखो रिएक्शन दो तरह की होती है, एक तो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है? कौन सी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, इसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और इसको हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं। एक होता है बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जो एक ही डायरेक्शन में जाती है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाती। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज आप अपने पापा की जेब से 10 रुपए का नोट निकालना और उस 10 रुपए के नोट को जला देना, ठीक है? उसके बाद पापा आपको छित्तर मारेंगे। छित्तर समझते हो? या थप थपा थप थप। तो अब आप पापा को ये तो नहीं कह सकते कि मैंने नोट जला के उसको राख बनाया, मैं राख को वापस नोट बना सकता हूं। समझ में आ गया? वो पॉसिबल नहीं है।
आप जादूगर नहीं हो, और जादूगर भी ऐसा नहीं कर सकता, वो पागल बनाता है। तो मतलब अगर आपने पापा की जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के उस पर आग लगा दी और वो राख में बदल गया, तो बेटा राख से वापस नोट नहीं बना पाओगे आप, चाहे आप कितने भी सुपर शक्तिमान क्यों नहीं हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज, आपने कभी टूथपेस्ट देखी है? टूथपेस्ट से अगर आपने पेस्ट बाहर निकाल दी तो उस पेस्ट को वापस से ठुसाने में वो पेस्ट वापस से टूथपेस्ट पे नहीं जा सकता। दैट इज इरिवर्सिबल। आपको भी पता है, ये आपने 3 इडियट में देखा होगा, वो कहता है कि ये ले, सब कुछ पॉसिबल है, ये टूथपेस्ट में से पेस्ट निकाला, चल इसको वापस घुसा के बता। सो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इज नॉट रिवर्सिबल। समझ में आ रहा है? तो अब वो जो पल छिन गया वापस नहीं आएगा, आपकी जिंदगी वापस नहीं आएगी, कल का दिन वापस नहीं आएगा। दैट इज इरिवर्सिबल। योर लाइफ इज इरिवर्सिबल, योर टाइम इज इरिवर्सिबल। आ रहा है समझ में? योर थॉट्स आर उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। थॉट रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल में कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया जा सकता। वी कांट अटेन इक्विलिब्रियम इन इरिवर्सिबल रिएक्शन, वी कैन अटेन इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो 2 तरह की रिएक्शंस होती है। पहली होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है मेरे बच्चों, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जिसको हम लोग एरो से शो करते हैं, बात खत्म हो जाती है। समझ में आ गया? सो बेसिकली यहां पर कंस्ट्रेंट क्या है? जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है उससे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट से कभी रिएक्टेंट नहीं बना सकते हो। समझ में आ गया? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट से कभी रिएक्टेंट नहीं बना सकते हो, नहीं तो आपको भी पता है। दूसरी होती है, अच्छा आप इरिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल क्या है? इरिवर्सिबल एग्जांपल याद रखो, न्यूट्रलाइजेशन। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड कोई स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके सोल्ट प्लस पानी बनाता है, ये तो आपको पता है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। अब आप सोचो कि किसी एसिड को बेस में कन्वर्ट करके सोल्ट और वाटर बन गया। अब आपने दिमाग लगाया, अच्छा ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, तो आप नमक को घोलने में लग गए ताकि वापस HCl और NaOH मिल जाए, जिससे आप पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर लो। अगर नमक को पानी में डालने से HCl और NaOH मिलता तो भैया सारे करोड़पति हो जाते। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल होती है बेटा, रिवर्सिबल नहीं होती। नमक तो आपके घर पे 5 रुपए किलो में भी मिलता है, उसको पानी में घोलने से अगर HCl मिलता तो नमक का पानी का गरारे करने को तुम्हारा डॉक्टर बोलता क्या? डॉक्टर ये कहता है नमक के पानी के गरारे किया करो, ऐसे कर रहे हो, पता लगा NaCl जो पानी में घुला HCl बन गया, आपका सारा गला जल गया। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो होता नहीं है। दूसरा प्रेसिपिटेशन, अगर किसी चीज का पीपीटी नीचे बैठ गया तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं है। मान लो अगर आपने NaCl को AgNO3 में घोल दिया, तो आपको पता है AgCl और NaNO3 बनता है, और AgCl का पीपीटी व्हाइट पीपीटी नीचे बैठ जाता है। तो बेटा ऐसा है, व्हाइट पीपीटी जब नीचे बैठ गया तो फिर इरिवर्सिबल है, आप उसका कुछ नहीं हो सकता। कंबशन, भाई साहब किसी को जला दिया, अगर आपने किसी को भी जला दिया तो वो इरिवर्सिबल है भाई, वो रिवर्सिबल नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, वापस नहीं आ सकती चीज। रिडॉक्स रिएक्शंस आपकी इरिवर्सिबल होती हैं। जिंक ने अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करी और जिंक सल्फेट और कॉपर बनाया तो ये इरिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। आया समझ में? तो याद रखो, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, कंबशन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये चारों के चारों इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब आते हैं अपन रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, दोनों डायरेक्शन में जाती है, वो आगे भी जाती है, वो पीछे भी आती है। उसको इस सिंबल से दिखाया जाता है, जरा आप चेक कर लो, दिस इज द सिंबल। और रिवर्सिबल रिएक्शन की खास बात ये होती है कि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना सकते हो। तो यहां पर दोनों चीज अचीवेबल होती है। एग्जांपल के तौर पे देखो, जब आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो, तो जब आप ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हो, विच इज दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब आप N2O2 करके NO भी बना सकते हो, NO से वापस N2O2 गेन कर सकते हो। आपको ये भी पता होगा, जो अमोनिया आप लोग घर पे बैठ के, मतलब घर पे तो नहीं बनाते, हैबस प्रोसेस में जब आप अमोनिया बनाते हो तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, तो अमोनिया रिवर्सिबल होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस भी दे सकता है। सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये आगे जाती है तो ये पीछे भी आती है। और एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, N2 plus O2 will give you twice of NO, which is reversible reaction. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हैपर प्रोसेस, which is reversible reaction। ये नॉलेज आपको बहुत काम आएगी। अब हम जरा चेक करते हैं कि भैया रिवर्सिबल होने का रीजन क्या है। मतलब रिवर्सिबल होने का रीजन नहीं, हम लोग यहां पर चेक करेंगे कि भैया इक्विलिब्रियम का रीजन क्या है, क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में चली जाती है, क्यों, रीजन क्या है, इक्विलिब्रियम में ऐसा क्या खास होता है।
क्यों इक्विलिब्रियम को हर कोई अटेन करना चाहता है? मतलब अगर रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट से, अगर आप चेक करिएगा, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है तो वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाकर एक ऐसी सिचुएशन अटेन क्यों करती है जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है? इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है उसका? रीजन है क्योंकि, मैं आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाता हूं, आप जरा चेक करिएगा। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे यस, पूरी की पूरी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है सिस्टम की वो जीरो हो जाती है। जब एनर्जी चेंज जीरो हो जाए, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो हो जाए, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब आप गिब्स फ्री एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ बनाते हो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, यहां से शुरू हुआ ये ऐसे करके रिएक्टेंट, और ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, बेसिकली इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे आपको डेल्टा जी का वैल्यू जो है मिनिमम दिखाई देता है। अगर एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम इसीलिए अटेन किया जाता है ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है भाई साहब, इसीलिए यहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि एनर्जी घट जाती है, इसलिए हर कोई इक्विलिब्रियम को अटेन करना चाहता है। अब हम बात करते हैं भैया इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे जो सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे पूछे जाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पे सवाल आते हैं, ठीक है। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को ज्यादा तवज्जो देंगे और साथ में फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन केमिकल इक्विलिब्रियम से शुरू करते हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल इक्विलिब्रियम। आर यू रेडी? जल्दी से बताओ कौन कौन तैयार है, जिन जिन ने लाइक कर दिया सेशन को, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आर यू गाइस रेडी? आयनिक इक्विलिब्रियम इसके बाद करेंगे, सो डोंट वरी। तनिष्का अत्री ने सवाल पूछा, आयनिक इक्विलिब्रियम इसके बाद करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग तैयार हो क्या? क्या हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ने को तैयार हैं? फटाफट से लिखो जल्दी सी, क्या बात है क्या बात है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, तो होता क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? तो देखो ऐसा है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, वैसे मैंने आपको बताया है कि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो और रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी कि यहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की स्पीड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने की स्पीड के बराबर हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। तो उस सिचुएशन को केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर आप इसको ढंग से समझना चाहते हो तो आप एक काम करिए, एक बकेट लीजिए, आप घर पे एक बकेट लीजिए, ठीक है। आप सुबह सुबह संडास में तो बैठते होंगे, तो संडास में बैठते होंगे तो आप ऐसा एक भैया इंडियन संडास जो है ना, बेसिकली उसको अमेरिकन मतलब बाहर के लोग भी बहुत ही सही मानते हैं सिचुएशन में, बैठने की सिचुएशन। तो पुराने जमाने में हम लोग संडास में बैठते थे डब्बा लेके, अभी नए जमाने में तो डब्बा लेके नहीं बैठते, फ्लश शेयर दबाते हैं, अंग्रेज बन गए हैं सारे के सारे, है ना। पुराने जमाने में डब्बा लेके संडास में बैठते थे, तो जब बैठते थे तो ऊपर से नल होता था जिससे पानी गिरता था, उसी पानी को इस्तेमाल करते थे, सही है। कईयों ने तो ड्यूल कर रखा था, यहां से नल है और इस संडास के डब्बे पे भी नल लगा हुआ है। अब मान लो ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, मान लो जरा तो चेक करो कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि यहां से जिस स्पीड से पानी आ रहा है, ध्यान से समझना, यहां से स्पीड से पानी आ रहा है और यहां से नल बंद है। अगर नल बंद है तो आपको पता है डब्बा भरने लगेगा, समझ में आ गया। और अगर नल खुला है और बहुत फुल स्पीड से खुला है तो ये खाली होने लगेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया, सपोज करो मैंने ऐसा कर दिया कि ऊपर से जिस स्पीड से पानी आ रहा है यहां से उसी स्पीड से पानी निकल भी रहा है, तो क्या पानी के लेवल में, डब्बे में जो पानी है उसके लेवल में फर्क पड़ेगा? सवाल है मेरा। जिस स्पीड से ऊपर से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकल भी रहा है, तो क्या डब्बे के पानी के लेवल पे फर्क पड़ेगा, हां या ना? इतनी समझदारी से तो तुम आंसर करो। तो क्या डब्बे के पानी के लेवल पे फर्क पड़ेगा? जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकल रहा है? नहीं, डब्बे का पानी का लेवल हमेशा उतना ही रहेगा जितना था, क्योंकि जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकल भी रहा है। आ रहा है समझ में? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो आपको दिख रहा है कि नल चल रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि नल चल रही है, पानी आ रहा है, पानी अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, नल चलती दिखाई दे रही है, फिर भी आपका डब्बा भर नहीं रहा है। तो आपका डब्बा भर नहीं रहा है इस तरह की, मतलब चलता हुआ दिख रहा है कि नल चल रहा है फिर भी डब्बा नहीं भर रहा, तो हो क्या रहा है? आपके डब्बे का जो लेवल है वो कांस्टेंट हो गया। जरा समझो, डब्बे में पानी का लेवल कांस्टेंट हो गया इस तरह के, मतलब चलते दिखाई दे रहा है फिर भी नहीं भर रहा।
इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जो दिख रहा है आंखों से कि चेंज हो रहा है, बार बार पानी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, फिर भी डब्बे का पानी बढ़ नहीं रहा, तो इसका मतलब इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? डायनामिक। बदलते दिख रहा है फिर भी बदल नहीं रहा, बदलते दिख रहा है फिर भी बदल नहीं रहा, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। आ रहा है समझ में? सो इन दैट केस क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, मैंने आपसे कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाती है। जरा आप ध्यान से समझना, ये देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड का ग्राफ ये, रेट ऑफ बैकवर्ड का ग्राफ ये। अब ये कैसे आया मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाती है। जरा आप चेक करो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाती है। इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसी टाइम को इक्विलिब्रियम टाइम कहा जाता है। अब जरा ध्यान से इसको समझना, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो वहां पर रेट इक्वल हो जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अमाउंट भी इक्वल हो जाएगा। मतलब जितना रिएक्टेंट उस टाइम पे बचा है उतना ही प्रोडक्ट होगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। बट हां, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। मतलब जितना उस टाइम पे प्रोडक्ट है उतना ही उस टाइम पे रिएक्टेंट रह जाएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो देखो प्रोडक्ट जितना है उतना ही रहेगा, रिएक्टेंट जितना है उतना ही रहेगा। तो यहां पर सीखने लायक बात क्या है? यहां सीखने लायक बात यह है, जरा आप ध्यान से समझना, इक्विलिब्रियम पर आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यह आप लोग याद रखिएगा। समझ में आता है? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है उस टाइम पे और नॉन इक्वल भी हो सकती है। अब आप में से कई सवाल पूछेंगे कि सर जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद शुरू हुआ है बच्चों। उस टाइम पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन का बनाए तो वो ऐसा भी आ सकता है, समझ में आ गया? और ऐसा भी आ सकता है, जरा आप चेक करो, कॉन्सेंट्रेशन ऐसा भी आ सकता है। कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल होना जरूरी नहीं है। और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। तो ये तीनों ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ बनाए हैं मैंने। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है इक्विलिब्रियम पे, नॉन इक्वल भी हो सकती है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि अपन एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाया, ठीक है? फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे हो सकती है कि अमोनिया वापस से टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दे। तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है। समझ में आता है? अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ लो भैया। अगर आप इक्विलिब्रियम पे अगर बात कर रहे हो इक्विलिब्रियम की, तो आप जरा समझो कि उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे। उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होंगे, जरा आप चेक करो। फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके लिए क्या रिएक्शन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए? अमोनिया। क्या शुरू में T=0 टाइम पे अमोनिया था? क्या अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0। आ गया समझ में? तो अभी अमोनिया बना ही नहीं है। इसका मतलब जब अमोनिया की वैल्यू 0 है तो शुरू में रिवर्स रिएक्शन चालू नहीं होगी। आ रहा है समझ में? क्योंकि यहां पर जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, वो सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन चालू हो जाएगी क्योंकि शुरू में आपने नाइट्रोजन डाल रखा है और हाइड्रोजन भी डाल रखा है, लेकिन अमोनिया तो नहीं है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाल रखा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां से शुरू होगी। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है क्योंकि वहां उस टाइम पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। लेकिन क्या अमोनिया प्रेजेंट है शुरू में? नहीं, क्यों? अमोनिया तो बना ही नहीं है अभी तक। तो आपकी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन 0 से शुरू होती है, इसी वजह से क्योंकि अमोनिया ही नहीं बना। क्योंकि जब अमोनिया है ही नहीं तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी 0 होगी। तो यहां पर सीन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी ऊपर से शुरू होती है और बैकवर्ड रिएक्शन आपकी नीचे से शुरू होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ये दोनों रिएक्शन इक्वल हो जाती हैं। इसी वक्त को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी वक्त को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यही इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस पे सवाल बहुत आते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एट इक्विलिब्रियम द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली आप खुद से सोचो, अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है और दोनों की स्पीड सेम हो गई, तो उस टाइम पे रिएक्टेंट भी मौजूद होगा और प्रोडक्ट भी मौजूद होगा, दोनों मौजूद होंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कंटेनर में मौजूद होंगे। अब दूसरा,
बोथ द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल रेट्स। इक्विलिब्रियम के टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाती है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाती है। तीसरा पॉइंट ये हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर नॉट चेंज। इसने नहीं लिखा इक्वल होंगी, इसने ये लिखा है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की है और जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की है ये आपकी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। ये कभी नहीं लिखा कि इसने इक्वल हो जाएंगी, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएंगी, फिर उसके बाद नहीं बदलेंगी। ये वैसा ही है जो संडास में डब्बा था। संडास में डब्बे में पानी का लेवल चेंज हो रहा था क्या? नहीं। समझ में आ गया? अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब कैटलिस्ट का क्या काम होता है? अगर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो ये कभी भी कैटलिस्ट क्या करता है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता। समझो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने कैटलिस्ट डाल भी दिया, ठीक है, पहले लिख देते हैं विदाउट कैटलिस्ट। अगर विदाउट कैटलिस्ट देखेंगे और फिर दूसरा लिखेंगे विद कैटलिस्ट। अगर आपने मान लो ये काम करा है विदाउट कैटलिस्ट भी, जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, मान लो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 10 है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं 5 है, ऐसा मान लेते हैं। कैटलिस्ट अगर आपने डाल भी दिया तब भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 10 ही होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 5 ही होगी, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। समझो इस चीज को। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हैं। अब यहीं से आपका एक्चुअल में चैप्टर शुरू होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, भैया सीधी सी बात है, मास एक्शन लॉ क्या है जरा आप समझो। मैं मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने ना एक बकेट लिया, आई एम गोइंग टू टेक अ बकेट। मैंने एक बकेट लिया, ठीक है, अब नहाने जा रहा हूं, संडास तो चले गए, अब नहाने चलते हैं, ठीक है, और उसमें मान लो पानी भरा हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये सेम मात्रा जो पानी की है वो मैंने इस फर्श पे उड़ेल दिया। ये सेम मात्रा पानी मैंने फर्श पे भी उड़ेल के रखा है। आया समझ में? ऊपर से हमारे पास है ना सनलाइट आ रही है, मैंने इसको धूप में रख दिया। ध्यान से समझना, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है नीचे की तरफ, आ रहा है समझ में? मेरा सवाल है, सन के मैंने सूरज भगवान के सामने, सन के सामने मैंने दोनों चीजें रख दी। बकेट की पानी की बकेट भी रख दी और उसी पानी को मैंने फर्श पे फैला के रख दिया। मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा पानी पहले इवेपोरेट होगा, पहला या दूसरा? मेरा सवाल है ये कि कौन सा पानी पहले इवेपोरेट होगा, पहला या दूसरा? जल्दी से बताओ, कौन सा पानी पहले इवेपोरेट होगा, पहला या दूसरा? हर्ष गुज्जर बेटा, प्रियंका का हालचाल पूछना बंद कर बेटा, पढ़ाई कर ले, नहीं रह जाएगा। बताओ पहला या दूसरा? बोले होशियार, बकेट वाले पानी को लोग बोल रहे पहले सूरज भगवान चूस लेंगे। अरे नलायकों, कभी घर पे जाके थोड़े एक्सपेरिमेंट कर लिया करो। फर्श में उड़ेला गया पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, फर्श में उड़ेला गया पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर पानी को आपने फैला दिया। यहां पर अगर सनरेज पड़ेंगी तो पहले सरफेस वाले मॉलिक्यूल जाएंगे, क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल ही उसके टच में है, नीचे वाले तो नहीं है। लेकिन यहां पर तो आपने पानी को जो फैला दिया तो सारा पानी ही ऑलमोस्ट सन के टच में आ गया। तो यहां पर मतलब क्या है? मतलब होता है एक्टिव मास का। मास एक्शन लॉ लगता है एक्टिव मास पे। तो मतलब समझो, अगर आप लोग यहां ध्यान से देखोगे तो बकेट में सिर्फ ऊपर वाली लेयर एक्टिव है। सूरज से, सन से इवेपोरेशन के लिए सिर्फ ऊपर वाली लेयर एक्टिव है। लेकिन जब आपने पानी फैला दिया तो ऑलमोस्ट सारा पानी एक्टिव है। तो यहां पर मास एक्शन लो एक्टिव मास पे लिखा जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक्टिव मास के बिहाफ पे देखी जाती है। जरा समझो इस चीज को, है ना? तो बकेट वाला पानी बहुत धीरे इवेपोरेट होगा, लेकिन आपका जो सरफेस आपने फर्श पे डाला पानी वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है? सो यहां पर सारा खेल एक्टिव मास का है। और आपको मैं मजे की बात बताता हूं, जरा आप ध्यान से समझना। मास एक्शन लो ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करता है कि उसका एक्टिव मास कितना है। ऑब्वियसली इनएक्टिव मास से क्या लेना देना है? बकेट के नीचे पानी कितना भी हो, हमें क्या लेना देना है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वो डिपेंड करेगा कि ऊपर पानी कितना है। सिंपल बात है। तो रेट एक्शन लो, आपका मास एक्शन लो यही कहता है
कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एक्टिव मास होगा रेट उतनी ज्यादा होगी केमिकल रिएक्शन की। आ गया समझ में? मतलब समझो, और वो भी रिएक्टेंट के। मान लो कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A ऑफ A B ऑफ B विल गिव यू प्रोडक्ट। अब यहां से मास एक्शन लो, यानी कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो ये कहता है कि जो रेट होगी वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। आ रहा है समझ में? यानी कि A टू द पावर स्टोइकियोमेट्री एंड B टू द पावर स्टोइकियोमेट्री। अब इसको आप लोग ना केमिकल काइनेटिक्स से जोड़ के अभी मत देखना, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स से डिफरेंट वर्जन है। वहां पर आप जो A और B लेते हो वो स्टोइकियोमेट्री नहीं होती, वो ऑर्डर होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम को लेके। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप प्लीज इसको मिक्स मत करना। केमिकल काइनेटिक्स को अलग रखो और केमिकल ये जो 11th का चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको अलग रखो। यहां पर स्टोइकियोमेट्री काउंट होती है रेट के अंदर। और जब आप ये जो साइन हटाते हो प्रोपोर्शनैलिटी का, इक्वल का साइन लगाओगे तो के लगाओगे, के इज अ रेट कांस्टेंट। आपको सबको समझ में आ गया? अब ये ए और बी स्टोइकियोमेट्री है इस चैप्टर के अंदर। अगर काइनेटिक्स में जाओगे तो ये स्टोइकियोमेट्री नहीं होती, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। यहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है, याद रखना। अब आते हैं अपन एक्टिव मास के कॉन्सेप्ट पे, जो मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूं। एक्टिव मास का मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट का मास एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना रिएक्टेंट का मास एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को एक्टिव मास कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मैंने एग्जांपल दिया बकेट वाला, और उसी पानी को जो मैंने फर्श पे फैला दिया था। ठीक है? अब मास एक्शन लॉ बहुत सिंपल है। मास एक्शन लॉ बहुत सिंपली यही कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखना है तो एक्टिव मास की साथ में स्टोइकियोमेट्री लेनी होती है। रिएक्टेंट का एक्टिव मास ले लो, उसकी स्टोइकियोमेट्री ले लो, रिएक्टेंट का एक्टिव मास ले लो, उसकी स्टोइकियोमेट्री ले लो। आ गया समझ में? उसी को क्या बोलते हैं? मास एक्शन लॉ कहते हैं। इसको लिखना भी बहुत आसान है, और अब डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टेंट कितने लिया। मान लो ए बी सी भी ले लिया होता तो यहां पे सी भी लिखते। आ रहा है समझ में? ये सीन है। मैथमेटिकली चलो उसको मास एक्शन लॉ को थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं। मान लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मान लो कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है। बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है ये, और ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ले ली इस बार मैंने। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। मैंने केमिकल रिएक्शन ली, और वो भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ली, कि जहां पर ए ऑफ ए से और बी ऑफ बी से सी ऑफ सी और डी ऑफ डी बन रहा है, और ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जाएगी। पहले फॉरवर्ड लेते हैं। चलो, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? जब ए और बी से क्या बना रहे हो? सीओडी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इस पे मास एक्शन लॉ लगा के बताओ। मास एक्शन लॉ लगाओ के तो आप लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड, क्योंकि आपने फॉरवर्ड रिएक्शन ली है तो ये फॉरवर्ड में जा रही है, तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखो। किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, और साथ में फॉरवर्ड अगर जा रहे हो तो रिएक्टेंट किसको बोलोगे? फॉरवर्ड जा रहे हो तो रिएक्टेंट होगा ए और बी। समझ में आ गया? तो फिर आपको सिर्फ यही लिखना है, ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी। आ गया समझ में? क्योंकि मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं। फॉरवर्ड के केस में ए और बी ही हमारे पास रिएक्टेंट है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं रिवर्स की। अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करूं, इसी केमिकल रिएक्शन की रिवर्स की बात करते हैं। जब रिवर्स रिएक्शन की बात करो तो कैसे लिखोगे? सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी विल गिव यू ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी। अब आप मुझे बताओ, रिवर्स रिएक्शन के अंदर आपके रिएक्टेंट कौन है? अब रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट है सी और डी। तो फिर आप जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखोगे, मास एक्शन लो यहां पर लगाओगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखोगे, तो आप सी और डी को ही लिखोगे ना, ए और बी को क्यों लिखोगे? आ गया समझ में? अब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड भी मिल गया, रेट ऑफ रिवर्स भी मिल गया। अब मेरी बात सुनना, इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो जाए। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या लिख के आए थे तुम लोग? ये रहा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज के एफ ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। रेट ऑफ रिवर्स क्या लिख के आए थे? के आर सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी। दोनों को बराबर कर दो। अगर मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो देखो, के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, के आर सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी, दोनों को बराबर कर दिया। अब मैं यहां पे रेशो लेता हूं के एफ अपॉन के आर का, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट टू द रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट। इनका जब मैं रेशो लूंगा तो क्या आएगा? आप मुझे बताओ। ऊपर आपको दिख रहा है, जब देखो के एफ को के आर से डिवाइड करोगे तो ये नीचे चला गया और ये सारी टर्म नीचे आ गई। इन दैट केस ऊपर आपके पास क्या आ रहा है? प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन आ रहे हैं, और नीचे क्या आ रहे हैं? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन आ रहे हैं। और के एफ अपॉन के आर के रेशो को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स के रेशो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। के एफ अपॉन के आर के रेशो को केसी बोला जाता है। तो आज अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग ना केसी लिखना सीखेंगे।
तो चलो मैं आप लोगों को केसी लिख के बताता हूं, उसके बाद अपन इसके फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे कह दूं, देखो कितना आसान है, जरा आप चेक करना, दिखने में हार्ड लगता है बट कुछ नहीं है। मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन है सपोज करो वही कि N2 प्लस O2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ NO। ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी, अभी आप पढ़ के आए हो ट्वाइस ऑफ NO। मैं आपको बोलता हूं कि चलो, और मैं मान लेता हूं कि मान क्या लेता हूं, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, मैं मान लिया। अब मैं कहता हूं कि चलो इसके लिए केसी लिख के बताओ, केसी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज KF अपॉन KR, ये इसके बराबर होगी, ये तो आपको पता ही है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैसे लिखोगे आप। केसी की वैल्यू में सबसे पहले प्रोडक्ट को लेते हो, ले लो प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट के एक्टिव मास को लोगे, प्रोडक्ट कौन है NO, और उसकी स्टोइकियोमेट्री उसकी पावर पे लगाओगे, लगा दी। अब आ जाओ नीचे, क्या लिखोगे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है N2, उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो चिंता छोड़ दो। फिर O2, तो उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो चिंता छोड़ दो। इस तरह से केसी को लिखा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज केसी। क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए आपको लाल चड्डी नीली पैंट के ऊपर पहन के चुन्नी लेके उड़ना पड़ेगा, सुपरमैन बनना पड़ेगा? नहीं। किस किस को लगता है कि तो बहुत आसान है यार, ये तो काम मैं, मेरे दाएं हाथ का खेल है, मैं कर सकता हूं, है ना। तो आप लोग ध्यान रखो, इस तरह से केसी लिखा जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। मैं बोलूं चलो इसके लिए, ये जो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसके लिए केसी लिख के बताओ। कैसे लिखोगे, आपको कॉन्सेंट्रेशन लेनी है सबसे पहले अमोनिया की, उस पर पावर कितनी लगानी है 2, क्या ये हार्ड है क्या, बताओ मुझे। फिर नाइट्रोजन की, उसकी पावर कितनी लगानी है 1, फिर हाइड्रोजन की, उस पर पावर कितनी लगानी है 3, क्या ये हार्ड है? क्या इतना सा काम करने के लिए आपको लाल चड्डी नीली पैंट पे पहन के मम्मी की लाल चुन्नी लेके उड़ना पड़ेगा क्या, मतलब शक्तिमान बनना पड़ेगा क्या? ना बाबा ना। तो ये बहुत आसान है, सबको पता लग गया। अब अपन आगे चलते, ठीक है। अब देखो, अब अपन चेक करेंगे कि भैया केसी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग केसी। तो उसको आप ध्यान से चेक करना, फैक्टर अफेक्टिंग केसी। देखो केसी डिपेंड करता है एक तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर, और एक्चुअली सबसे बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बदलोगे तो केसी की वैल्यू बदल जाएगी, बात खत्म। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं स्टोइकियोमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखो, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A ऑफ A प्लस B ऑफ B विल गिव यू C ऑफ C एंड D ऑफ D। उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1, ठीक है। अब मैं इसको रिवर्स कर दूं तो C ऑफ C D ऑफ D विल गिव यू A ऑफ A एंड B ऑफ B, उसके लिए आपको कांस्टेंट दे रखा है K2। नाम अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ K1 और K2 में क्या रिलेशन है, तो पहली बात तो जैसे ही आपने रिवर्स कर दिया तो आपका ना रेट कांस्टेंट चेंज हो गया, और उन दोनों में रिलेशन क्या होगा आप खुद से निकालो। बताओ K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 की वैल्यू होगी C ऑफ C एंड D ऑफ D। खुद से लिख के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे खुद ही लिख सकते हो, उसमें है ही क्या, A ऑफ A टू B ऑफ B, ये लिखोगे ना। बताओ मुझे K2 की वैल्यू लिख के बताओ, K2 की वैल्यू क्या होगी, उसकी जस्ट अपोजिट होगी। क्या लिखा जाएगा, A ऑफ A B ऑफ B C ऑफ C एंड D ऑफ D। तो आपको क्या लग रहा है कि आप मुझे बताओ K1 और K2 में क्या रिलेशन है, दैट K1 इज 1 अपॉन K2, यस और नो। क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए आपको लाल चड्डी पहननी पड़ेगी? ना, K1 1 अपॉन K2 के बराबर होता है, सिंपल। अब दूसरे पे चलते, मान लो कि ये थोड़ा क्रिटिकल दे रखा है, मैं सिंपल वे से समझाता हूं आपको। मान लो कि मेरे पास है ना एक रिएक्शन है, ए से आपने बना दिया सपोज करो बी, रिवर्सिबली आप क्या बना रहे हो बी, और बी से सपोज करो आप रिवर्सिबली बना रहे हो सी। ए से बी जब बनाते हो तो रिएक्शन कोफिशिएंट है के, बी से सी बनाते हो रिएक्शन कोफिशिएंट है K2, K1 और दूसरे में K2। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कि मैं ए से सीधे क्या बना रहा हूं सी, तो उस टाइम पे K3 मान लेते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3? K1 K2 और K3 में क्या रिलेशन है, क्या मुझे बता सकते हो? K1 K2 और K3 में क्या रिलेशन है? तो देखो ऐसा है कि अगर आप ऊपर वाली दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो आपको तीसरी रिएक्शन मिल जाएगी। Whenever you add above two reaction, you will get the third reaction. इन दोनों को जोड़ दोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, A से C मिल गया। जब आप दो रिएक्शन को जोड़ते हो तो तीसरी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है पहली दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, निकाल के देख लो। बताओ K1 की वैल्यू कितनी है, सब लोग मुझे बताना, आप लोग है ना, बताओ। मैं दोबारा बोलता हूं, कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, दैट K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। आप खुद भी निकाल सकते हो। आप मुझे बात बताओ K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 की वैल्यू होगी B बाई A,
डब्बे लगा लेना, मैं सीधे लिख रहा हूं। K2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज C बाई बी। K3 का वैल्यू क्या होगा, C बाई ए। अब बताओ K1 K2 K3 में क्या रिलेशन है। अगर मैं K1 और K2 को मल्टीप्लाई कर दूं, K1 की वैल्यू क्या है, B बाई ए, इंटू K2 की वैल्यू क्या है, C बाई बी। बी से बी कैंसिल हो गया, C बाई ए आ गया, वो किसके बराबर है, K3 के। तो K3 का वैल्यू किसके बराबर है, K1 इंटू K2 के बराबर नहीं आया, बताओ मुझे। मतलब जो केमिकल रिएक्शन दो ऐड कर दी तो रेट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शन सब्सट्रैक्ट कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करोगे, डिवाइड, खत्म हो गई कहानी। मतलब समझो, शॉर्टकट में बताऊं तो मतलब ये है कि अगर आप दो रिएक्शन को ऐड करते हो तो रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर दो रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड हो जाते हैं। ये सिंपल सी कहानी है जो आप लोगों को नोट करनी है। एक कहानी है जो सबको बतानी है। याद आ गया सब लोगों को, समझ में आया सब लोगों को। तो ये है कहानी ओवरऑल। अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं। तो मतलब ये है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। केसी की वैल्यू आपको क्या कहती है, केसी की वैल्यू आपको कुछ कहती है, वो जरा समझो, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो केसी की वैल्यू आपसे कुछ कहती है, उस पॉइंट को आप लोगों को समझने की जरूरत है। आर यू गाइस रेडी फॉर द थिंग कि केसी की वैल्यू आपको क्या कहती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट ये है कि अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, केसी का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि केसी का वैल्यू बहुत हाई है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कहां पे गई है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ज्यादातर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है केमिकल रिएक्शन। जरा समझो, अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई है। अगर केसी का वैल्यू बहुत कम है, इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लेस, अगर मैं बोलूं केसी का वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। केसी की वैल्यू अगर बहुत कम होगी, इसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई नहीं, रिएक्शन बैकवर्ड डोमिनेटिंग है। और अगर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कहीं से भी डोमिनेटिंग नहीं है, वो फॉरवर्ड भी नहीं है, वो बैकवर्ड भी नहीं है, कहीं बीच की है। जरा समझो, इसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सिर्फ इतनी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप खुद से दिमाग लगाओ, केसी का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमिनेटर यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू हाई है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू हाई है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई है, तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बना है। अगर केसी का वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तभी तो केसी का वैल्यू कम आया, क्योंकि रिएक्टेंट को हम लोग कहां लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब रिएक्शन कहां गई है, बैकवर्ड में। तो केसी की वैल्यू आपसे कुछ कहती है, वो आपको समझने की जरूरत है। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट क्यू, उस पे चलते हैं। रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, देखो रिएक्शन कोफिशिएंट, और अगर हम लोग बात करें रेट कांस्टेंट, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम केसी का वैल्यू क्यू के बराबर होता है। अब केसी क्या है और क्यू क्या है, देखो केसी लिखा जाता है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे, जबकि क्यू आप किसी भी टाइम पे लिख सकते हो। और जबकि दोनों की जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है। आपको प्रोडक्ट ही ऊपर लिखना होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री लगानी पड़ती है, और नीचे आपको रिएक्टेंट को लिखना पड़ता है, और यहां पर रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री लगानी पड़ती है। कोई फर्क नहीं है, इनका फॉर्मूला सेम ही है। लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि केसी की वैल्यू आप लिखते हो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे, जबकि क्यू की वैल्यू आप पूरी रिएक्शन में कभी भी लिख सकते हो, पूरी रिएक्शन में कभी भी लिख सकते हो क्यू की वैल्यू। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। तो यहां पर जरा आप चेक कर लो, रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ये किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो होता है। किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, किसी भी टाइम पे, 1 मिनट बाद बताओ, 2 मिनट बाद बताओ, 3 मिनट बाद बताओ, तो जब आप ये निकालते रहते हो तो उसको क्यू बोलते हैं। समझ में आ गया, स्टोइकियोमेट्री साथ में काउंट होगी, मैं पहले ही बता रहा हूं, समझ में आ गया, इसको क्यू बोलते हैं। लेकिन आप केसी कब लिखते हो, केसी सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे लिखा जाता है, ओनली एट इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं कहूं कि चलो केसी और क्यू में क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो क्यू का फॉर्मूला वही है जो केसी का है। अगर ये केमिकल रिएक्शन है, बोलूं क्यू क्यू सी यानी रिएक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखो, तो आपने वही किया। आपने सबसे पहले प्रोडक्ट को ऊपर लिखा, सेम काम, फिर नीचे रिएक्टेंट को लिखा, सेम काम। क्या कोई फर्क है, नहीं है। इस तरह से कैलकुलेशन होती है। अब मजे की बात देखो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना।
अगर Q की वैल्यू K से ज्यादा है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये है ओवरऑल, देखो ये केमिकल रिएक्शन शुरू हुई, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से एंड हुआ, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये आपका इक्विलिब्रियम का पोजीशन है और यहां पे आप Kc लिखते हो। अगर मैं कहूं आपसे कि Q की वैल्यू Kc से ज्यादा है, मतलब Q इस पोजीशन पे लाई करती है, तो Q की वैल्यू Kc से ज्यादा हो गई। तो अगर Q की वैल्यू Kc से ज्यादा हो गई और आपको पता है कि हर कोई कहां जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ, तो बताओ रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। समझ में आ गया? लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? बैकवर्ड। रिएक्शन कहां जाना चाहेगी? बैकवर्ड। और अगर मैं कहूं कि Q की वैल्यू K से कम है, मतलब वो ये इस एरिया में लाई करती है, तो वो कहां जाना चाहेगी? फॉरवर्ड, ताकि वो Kc के जैसा बन सके। हर कोई Kc जैसा बनना चाहता है, हर कोई इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है। तो अगर Q की वैल्यू K से ज्यादा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन जाएगा। अगर Q की वैल्यू K से कम है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर Q की वैल्यू K के बराबर है तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। समझ में आ गया? मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं, जरा और अच्छे से चेक करो। मैं कहूंगा कि ये देखो, ये ग्राफिकली समझो इसको। अगर Q की वैल्यू Kc से कम है, दिख रहा है आप लोगों को ग्राफिकली Q की वैल्यू सिर्फ इतनी है और K की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो कहां जाओगे? आगे की तरफ, ताकि आप कैसे बन जाओ? K के जैसे। आप बढ़ना चाहोगे ना, तभी तो आप K के जैसे बनोगे। लेकिन अगर Q की वैल्यू K के बराबर है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। लेकिन अगर हम मान लो Q की वैल्यू K से बहुत ज्यादा है, इन दैट केस आप रिवर्स में जाना चाहोगे। समझ में आ गया? अपने आप को घटाना चाहोगे, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे जब Q की वैल्यू ज्यादा होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे जब आप Q की वैल्यू कम होगी, और आप कहीं नहीं हिलोगे जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी। आ गया समझ में? ये मतलब निकलता है। चलिए, अब Kp का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर सभी पूरी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ गैसेज ही हूं, तो आप यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि गैस प्रेशर बनाती है, लिक्विड और सॉलिड प्रेशर नहीं बनाता। Kp का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। Kp का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा गया है। चलो मैं आपको लिख के बता, तरीका वही है और कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि बेटा देखो, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। अगर सभी गैस है तो सब गैस का प्रेशर लेना है, बात खत्म। तो Kp को कैसे लिखा जाएगा? Kp को लिखा जाएगा वेरी सिंपली, और वो तरीका क्या होगा? आपको प्रोडक्ट की गैस लेनी है। सबसे पहले मान लो कि आपके पास A गैस है, जिससे आपको क्या बन रहा है? B गैस बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप प्रेशर ऑफ B लोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे? प्रेशर ऑफ ए। इसी को Kp बोलते हैं। अगर ये केमिकल रिएक्शन गिवन है आपको तो Kp यूं लिखा जाता है, बस प्रेशर की टर्म में लिखना है। पहले आप Kc कैसे लिखते थे? कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। Kp को कैसे लिखोगे? प्रेशर की टर्म में। बात खत्म, और कुछ नहीं है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc? Kp और Kc में क्या रिलेशन है, कौन बताएगा? दैट याद है आप लोगों को? Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। ये रिलेशन आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कैसे आया? अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है कि Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। वैसे आगे बता सकता हूं कैसे, पर उसकी जरूरत नहीं है। T क्या है? टेम्परेचर है। और डेल्टा Ng क्या है? डेल्टा Ng एक्चुअली गैसियस मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट सब्सट्रैक्शन है। जरा समझो, मैं आपको मतलब समझाता हूं। मान लो कि आपके पास A और B रिवर्सिबली आपको C और D दे रहा है, और मैं आपसे कहता हूं कि भैया A सॉलिड है बट B गैस है, C गैस है बट D सॉलिड है। तो आपके पास गैसेस तो दो ही है ना, ये गैस है और ये भी गैस है। इन दैट केस अगर मैं बोलूं डेल्टा Ng का वैल्यू लिखो, तो आपको सिर्फ ये करना है, C का स्टोइक्योमेट्री लेना है। C का स्टोइक्योमेट्री में बोले तो मान लो इसका 3 है और इसका 2 है, तो आप डेल्टा Ng का वैल्यू कैसे निकालोगे? जो प्रोडक्ट की तरफ गैस है उसका स्टोइक्योमेट्री ले लो। अब गैस चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, यहां पर तो एक ही दिखाई दे रही है तो 3 ले लिया। अब जो रिएक्टेंट की तरफ गैस है उसका स्टोइक्योमेट्री ले लो, उसको माइनस कर दो, इसी को डेल्टा Ng बोलते हैं। 3 - 2। तो अगर कोई पूछे डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng प्रोडक्ट की तरफ जो गैसेस है उनका स्टोइक्योमेट्री, प्रोडक्ट की तरफ गैसेस का स्टोइक्योमेट्री माइनस रिएक्टेंट की तरफ गैसेस का स्टोइक्योमेट्री है, और कुछ नहीं है। दैट इज अ डिफरेंस ओनली। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जरा आप ध्यान से समझना। मान लो कि मेरे पास है ना ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन दे रखा, आप लोग मुझे बताना डेल्टा Ng का वैल्यू क्या होगा इन दैट केस, ठीक है। मुझे मेरी बात पे ध्यान से सुनना। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास है ना ट्वाइस ऑफ A गैस है प्लस थ्राइस ऑफ B गैस है। रिवर्सिबली आप लोगों को 4 टाइम्स C गैस देती है,
और 5 टाइम्स डी गैस देती है। सारी गैसेस है। मैं पूछता हूं डेल्टा एनजी का वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे डेल्टा एनजी का वैल्यू? पहले प्रोडक्ट की तरफ चलो, प्रोडक्ट की तरफ 2 गैसेस हैं इस वक्त, तो उनकी स्टोइकियोमेट्री ले लो, 4 + 5 ले लिया। रिएक्टेंट की तरफ आ जाओ, रिएक्टेंट की तरफ भी 2 गैसेस हैं, तो 2 + 3, मतलब प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री की गैस वाली से रिएक्टेंट की गैस वाली स्टोइकियोमेट्री को माइनस करना है। 4 + 5 कितना होता है? 9। 9 में से 2, 3 + 2 कितना होता है? 5। तो आंसर आएगा 4। ये तरीका होता है डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालने का। अब ये ना, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना, Kp = Kc RT⁻ डेल्टा एनजी। ले देके आपको ये फॉर्मूला ही काम आएगा। फॉर्मूला सब लोग लिखो, दैट इज Kp = Kc, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? RT⁻ डेल्टा एनजी, दैट इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज। गाइस अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपके छोटे भाई बहन के लिए प्रो सब्सक्रिप्शन का बता देता हूं। अपने छोटे भाई बहन को आप गिफ्ट दे सकते हो। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट सब कुछ अवेलेबल है वेदांतु के प्रो सब्सक्रिप्शन में, जो कि लॉन्ग टर्म बैच है। तो जिसका लिंक आपको ये है bdnd.in/yt pro, जिसके थ्रू आप अपने छोटे भाई बहन को गिफ्ट दे सकते हो। पूरे साल भर का फीस वाकई में बहुत ही ज्यादा कम है। तो वो कितना है? 2650 रुपए मात्र। तो इतनी कम फीस में पर मंथ की फीस है 30,000 तक आपको ये लॉन्ग टर्म बैच मिल जाएगा वेदांतु में। अगर आप लेना चाहो तो आपको 15% डिस्काउंट और मिल सकता है अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो। तो कूपन कोड क्या है? AA Pro। चलिए अब हम आगे चलते हैं। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है जब आपके सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब के सब होमोजेनियस हो, मतलब एक ही, क्या हो? मतलब एक ही तरह के फेज में हो। जरा समझो, जैसे एग्जांपल देता हूं। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिंगल फेज में होना चाहिए आपका इक्विलिब्रियम, सिंगल फेज, सारी चीजें एक सिंगल फेज में, एक ही फेज में होनी चाहिए। जैसे कि मान लो सारी की सारी गैसेस है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन आयोडीन गैस के साथ कराते हो, ट्वाइस ऑफ HI गैस बन रहा है। तो देखो इसको होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और यहां पर जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा उसको होमोजेनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। नीचे की तरफ देखो, सारे के सारे सेम है। अगर आप लेते हो H2, ये लेते हो HC2H2O2, ठीक है, ये लेते हो आप, ठीक है, और ये एक्वस मीडियम में, और यहां से H+ अलग कर लेते हो, और C2H3O2- अलग हो जाता है। ये सारी एक्वस में है, जरा आप चेक करो। तो जब फेज आपके सेम होते हैं तो उसमें जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। सबको समझ में आ गया? अब होमोजेनियस इक्विलिब्रियम को ध्यान से देखो। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन से? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम को डिवाइड कर सकते हो जब डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव, जब डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या हो? 0, एंड जब डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या हो? नेगेटिव। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो मैं इसको डिवाइड करके बताता हूं। केमिकल रिएक्शन समझाता हूं, उसका मतलब क्या है जरा आप चेक करना। इन सब चीजों की आपको कोई खासी जरूरत नहीं है, आप केमिकल रिएक्शन को देखो। पहला एग्जांपल देखो कि जब आपने PCl5, ये भी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल में चलती है। PCl5 विल गिव यू PCl3 + Cl2। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। तो आप मुझे बताओ यहां पर डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है? डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है? प्रोडक्ट की तरफ गैसियस मोल्स कितने हैं? 2। रिएक्टेंट की तरफ कितना है? 1। 2 - 1 कितना हुआ? +1। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू +1 आ रहा है। आ गया समझ में? तो ये आपकी फर्दर डिवाइड हो गया, मतलब आपकी इक्विलिब्रियम एक्चुअली डेल्टा एनजी की वैल्यू पे डिपेंड करती है। +1, 0 एंड देन -1। अब अगर ऐसा होता है तो उनपे सिचुएशन एनालिसिस करते हैं। चलो अब क्या क्या फर्क पड़ेगा इनके ऊपर जरा आप चेक करो। अगर आपने इस केमिकल रिएक्शन में, जरा आप चेक करना, PCl5 में जो कि इक्विलिब्रियम में है, PCl3 दे रही है और प्लस में Cl2 दे रही है। अगर आप इस सिचुएशन में PCl5 की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो। आ गया समझ में? तो एक रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आप Q की वैल्यू बढ़ा रहे हो। समझ में आ गया? अगर आप रिएक्टेंट को इंक्रीज कर रहे हो तो आप Q की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आप जितना ज्यादा रिएक्टेंट लोगे वो उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। खत्म हो गई कहानी। लेकिन अगर आपने केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, PCl5 एंड PCl3 एंड Cl2 को बढ़ा दिया, समझ में आ गया? सॉरी, यहां पर Q की वैल्यू कम हो रही है, Q की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो, ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल से समझ सकते हो, अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो आप कहां पे जाओगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाओगे? रिवर्स डायरेक्शन में। यही ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल कहता है, जिसको हम लोग एडवांस में पढ़ रहे हैं। ठीक समझ में आ गया?
अब हम चलते हैं, अगर मान लो कि आपने इस केस में वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तब क्या होगा? अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, इन द केस इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, इसका मतलब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हो? सबकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो। आ गया समझ में? इन दैट केस क्या होगा? जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो मोल्स भी बढ़ने चाहिए। क्यों? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यहां से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मोल्स। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो आपके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने चाहिए। समझ में आ गया? अब कहां पर बढ़ेंगे आप बताओ मुझे? PCl5 रिवर्सिबली गिविंग यू PCl3 एंड Cl2। आप खुद चेक करके बताओ, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, जबकि यहां पर 1 + 1 क्या है? 2। तो कहने का क्या मतलब है? अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो सिस्टम के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने चाहिए। तो बताओ कहां जाएंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 का 2 मिलेगा। आ गया समझ में? इसीलिए कहते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन जाएगा। समझ में आ गया? तो हर किसी के लिए अलग अलग होता है, दैट डिपेंड्स कि डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या है। अब मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू प्लस में आता है तो वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, स्ट्रेट शॉर्ट। अब चलते हैं दूसरी डायरेक्शन जहां पर डेल्टा एनजी का वैल्यू नेगेटिव होता है। डेल्टा एनजी का वैल्यू नेगेटिव किस में होगा? मान लो कि ट्वाइस ऑफ NO2 रिवर्सिबली गिविंग यू N2O4। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं कि बताओ यहां डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है, अगर मैं बोलूं कि ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो आप क्या कहोगे? प्रोडक्ट की तरफ तो स्टोइकियोमेट्री 1 है, रिएक्टेंट की तरफ 2 है, तो 1 - 2 कितना होता है? माइनस का 1 होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। इन दैट केस देखो सिंपल है, अगर आपने इस रिएक्शन के लिए, कौन सी रिएक्शन है? यस, आपने रिएक्शन लिखी है ये ट्वाइस ऑफ NO2 विद रिवर्सिबली गिविंग यू N2O4। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सब भूल के ये सुनो कि अगर मैंने NO2 की वैल्यू को बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो। समझ में आ गया? बात खत्म हो गई। तो आप NO2 की वैल्यू बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल भी ये कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है, लिख लो। पर अगर आपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी, प्रोडक्ट, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी फॉर श्योर, इसमें कोई दोराहा नहीं है। समझ में आ गया? दैट्स इट। अब आते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ने चाहिए। अब आप रिएक्शन क्या लिख रहे हो? ट्वाइस ऑफ NO2 रिवर्सिबली गिविंग यू N2O4। अब आप मुझे एक बात ध्यान से समझो, नंबर ऑफ मोल्स कहां बढ़ेंगे बताओ? रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स है 2, प्रोडक्ट की तरफ 1। अगर आपको मोल्स बढ़ाने हैं तो रिएक्शन को कहां चलाना पड़ेगा? बैकवर्ड में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने चाहिए। इन दैट केस रिएक्शन जानी चाहिए बैकवर्ड में। अब मैं शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट में यह है कि जब डेल्टा एनजी का वैल्यू नेगेटिव होता है और अगर इस सिचुएशन में आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यही है शॉर्ट नोट्स। सबको समझ में आ गया? ये मतलब है। अब ऐसा केस लेते हैं जहां पर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 है, जैसे कि H2 + I2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ HI। अगर आप मैं बोलूं कि चलो डेल्टा एनजी का वैल्यू निकाल के बताओ, तो प्रोडक्ट की तरफ स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2, देखो लिखा हुआ है। रिएक्टेंट की तरफ कितनी है? 1 + 1 2, तो 2 - 2 कितना होगा? 0। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू यहां पर 0 है। इन दैट केस अगर आप मान लो, 3 केस लो। पहला केस, अगर आप लोगों ने रिएक्टेंट बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है, अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। लेकिन अगर मैं यहां पर तीसरा केस लूं, अगर मैंने वॉल्यूम चेंज किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर डेल्टा एनजी का वैल्यू तो 0 है। मतलब जितने मोल्स आपको रिएक्टेंट की तरफ दिख रहे हैं उतने ही मोल्स आपको प्रोडक्ट की तरफ दिख रहे हैं। अब अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो ये उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, लेकिन यहां भी मोल 1 है, यहां भी मोल 1 है, तो डेल्टा एन की वैल्यू पे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे फॉरवर्ड में जाए चाहे बैकवर्ड में जाए। तो मतलब क्या निकला कि अगर आप ऐसी कंडीशन में, जब डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 होता है, ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम बढ़ाते हो तो रिएक्टेंट नीदर गो ऑन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भी नहीं जाती,
नोर गो ऑन बैकवर्ड, बैकवर्ड भी नहीं जाती है। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। सबको समझ में आया? चलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ते हैं। देखो भैया सिंपल सी बात है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी आपने पढ़ा होगा। देखो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सिस्टम की कोशिश होगी प्रेशर को कम करने की। प्रेशर कम कैसे होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे। तो आप लोग याद रखना इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या लिखोगे? अगर प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाने चाहिए। जहां पर कम होंगे वहां पर उस डायरेक्शन में जाने की वो कोशिश करेगा। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम प्रेशर को कम करना चाहेगा, तो जहां नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से समझना, ये देखो उल्टा केस है। आपको भी पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम के केस में ये देखते थे कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने चाहिए, तो प्रेशर के केस में उल्टा होएगा ना। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो मोल्स घटने चाहिए। खत्म कहानी। याद आई सबको नानी? खत्म कहानी। ये सिंपल सी कहानी। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप बोलूं तो मतलब सिंपली ये निकलता है कि आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब ये हो गया कि ओवरऑल अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम होंगे। मैं अब एग्जांपल देता हूं। मान लो कि PCl5 लिया, रिवर्सिबली गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, अब आप बताओ रिएक्टेंट की तरफ मोल्स कितने हैं? 1। प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं? 2, क्योंकि एक ही है और एक ही है। अब मैं अगर प्रेशर बढ़ा दूं तो रिएक्शन कहां जाएगा? बताओ मुझे। जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं आया? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सबको क्लियर हो गया? वॉल्यूम वाले के जस्ट उल्टा करना है और कुछ नहीं। ये देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, इंक्रीज द प्रेशर विल फोर्स द डायरेक्शन टू बैकवर्ड। तो लॉजिक क्या बना यहां पर? लॉजिक ये बना कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल्स कम होने चाहिए, उस डायरेक्शन में आपको भेजना है इसको। समझ में आया? अब हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम पे चलते हैं। हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा फेजेस अवेलेबल होती हैं। जैसे कि मान लो, आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हीट अप करते हो तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन देता है आपको। ये कोई यूनिडायरेक्शन नहीं है, रिवर्सिबल है। मतलब वो देगा CO प्लस CO2, ये देगा। अब ये भी गैस है बट ये बेटा ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कभी भी जब आप Kp और Kc का वैल्यू लिखते हो तो सॉलिड कभी भी काउंट ही नहीं होता। अगर मैं पूछूं चलो इसके लिए Kc का वैल्यू लिखो, तो आपको सिर्फ गैस को काउंट करना है। CO2 सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा। याद रखो, लिख लो कि इन द केस ऑफ Kc, इन द केस ऑफ Kp, कभी भी सॉलिड और लिक्विड काउंट नहीं होते, सिर्फ आपको गैस को काउंट करना है। अगर मैं बोलूं Kp का वैल्यू लिखो तो क्या लिखोगे? वो भी होगा प्रेशर ऑफ CO2 ओनली। प्रेशर ऑफ CO2 ओनली। सिर्फ ये यही Kp और Kc की वैल्यू है इस केमिकल रिएक्शन के लिए। सॉलिड के केस में हम लोगों को सॉलिड को काउंट ही नहीं करना, लिक्विड और गैस भी हो तब भी लिक्विड को काउंट नहीं करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आया? अब हम चलते हैं ली कैटले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ली कैटले प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया देखो, मैं ना बिल्कुल बैलेंस सिचुएशन में हूं, एकदम अपने आप को संभाले बैठा हूं, पर मान लो कि एक तरफ से हवा के झोंके, मैं रस्सी पे खड़ा हूं, मान लो कि एक बार हवा के झोंके ने मुझे यहां पर यूं कर दिया, तो मैं अपने को बैलेंस करने के लिए इस तरफ जोर लगाऊंगा ताकि मैं रस्सी पे टिका रहूं, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। आ गया समझ में? ये मतलब निकलता है इसका। तो ली कैटले प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन है R और रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट दे रही है, इक्विलिब्रियम में। अब आप जानबूझ के इसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर से ना बाहर से फोर्स लगा रहे हो, इसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन करने के लिए एक्शन का रिएक्शन देती है। उसी को ली कैटले प्रिंसिपल कहते हैं। जरा समझो, ये वही है, गांधी जी की तरफ से बोलो कि अगर आपने थप्पड़ मारा तो मैं आपके थप्पड़ मारूंगा। एक्शन का रिएक्शन। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में है उसको छेड़ने की कोशिश करते हो, तो वो क्या करता है? वो बदले में क्या करता है? उस एक्शन का रिएक्शन दिखाती है आपको। इसी को ली कैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। तो ली कैटलियर प्रिंसिपल, एक्शन का रिएक्शन मतलब ये वापस से कोशिश करती है कि जो आपने फोर्स लगाया उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। Whatever be the force getting from outside, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश ही ली कैटलियर प्रिंसिपल है। आप जो करोगे उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसी को ली कैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। अब आप देखो, मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि मैं जो बाहर से फोर्स लगा रहा हूं वो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में है। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म का मतलब, मेरी बात को ध्यान से सुनना,
मान लो कि मेरे पास है ना मेरे पास एक रिएक्टेंट है जो रिवर्सिबली आप लोगों को प्रोडक्ट दे रहा था और ये इक्विलिब्रियम पे था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इक्विलिब्रियम पे था। अचानक से मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दी। अब आप सुनना, दिस इज यू, आप जो करोगे उसका जस्ट अपोजिट क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को उसका जस्ट अपोजिट करना है। आपने क्या किया, आपने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। सिस्टम क्या करेगा या केमिकल रिएक्शन क्या करेगी, उस रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगी। अगर रिएक्टेंट को कम करना है तो वो कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब यह है कि ली केटलिन एक ऐसा है कि कहता है कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ताकि वो रिएक्टेंट को कम कर सके। जो आप काम करोगे उसका उल्टा काम करेगी। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कर रहे हो सोच लो, उसका जस्ट अपोजिट काम केमिकल रिएक्शन को करना है। जरा समझो, अगर मैंने यहां पे रिएक्टेंट को बढ़ाया यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बढ़ाया तो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड में जाके रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगी। तो जब भी आप रिएक्टेंट को बढ़ाते हो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। लेकिन अगर मान लो कि मैं अमोनिया को बढ़ा दूं, तो अगर मैंने अमोनिया को बढ़ाया तो केमिकल रिएक्शन क्या करेगी, रिवर्स में जाके अमोनिया को कम करने की कोशिश करेगी। तो इन दैट केस रिवर्स में, मतलब अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड में जाओगे, अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रिवर्स में जाओगे। खत्म कहानी, इतनी सी बात है, इसके लिए कोई लाल चट्टी नहीं चाहिए तुम्हें। अब टेम्परेचर के इफेक्ट को देखो। टेम्परेचर भी एक तरह का ना, मतलब इसका इफेक्ट है ना, डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन कैसी है। केमिकल रिएक्शन कैसी है मतलब एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो आप जरा समझो, केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि ए से आप लोगों को रिवर्सिबली मान लो कि बी मिल रहा है, समझ में आ गया, प्लस में ये एनर्जी भी निकाल के दे रही है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ये एनर्जी खुद प्रोड्यूस करी, इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब आप बताओ कि एक्सोथर्मिक में आए, आपने एनर्जी को कहां लिखा, प्रोडक्ट की तरफ, तो एनर्जी एक तरह का प्रोडक्ट है। आ गया समझ में? अब अपना दिमाग इसको प्रोडक्ट की तरह सोच के लगाना, समझो, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं, मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूं, एनर्जी इंक्रीज कर रहा हूं। इसका मतलब मैं प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये कौन कर रहा है, ये मैं हूं। तो सिस्टम क्या करेगा, दिस इज यू, तुम लोग कर रहे हो या मैं कर रहा हूं, मैं भी तुम जैसा ही तो हूं। तो सिस्टम क्या करेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या करेगी, केमिकल रिएक्शन उसको कम करने की कोशिश करना चाहेगी। कम करने के लिए क्या तरीका है, कहां पर भाग जाओ आप। अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ाया तो आप रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे ना। समझ में आया? इस तरह से आंसर निकालते हैं। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करी तो इसका मतलब आप प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। आ गया समझ में? क्योंकि उसको टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर मान लो ये एंडोथर्मिक होती तो एंडो का क्या मतलब है, एंडो का मतलब ये है कि ए प्लस एनर्जी, ए को एनर्जी चाहिए, तब जाके वो रिवर्सिबली क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है। अब आपने एनर्जी को कहां पे लिखा है, रिएक्टेंट में लिखा है। समझ में आ गया? अब आप इसको रिएक्टेंट की तरह काउंट करो। अब मान लो कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, रिएक्टेंट बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूं। तो सिस्टम क्या करेगा, रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगा, तो वो कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आया समझ में? सिस्टम आपका जस्ट उल्टा करेगा, आप जो करोगे सिस्टम उसका उल्टा करेगा, बात खत्म। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस, ये मतलब निकलता है। टेम्परेचर के केस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डिपेंड करेगा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो आपको दिमाग लगाना है उसके हिसाब से कि एक्सोथर्मिक है मतलब हीट निकल रही है तो उसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रिवर्स में भाग जाएगा। समझ में आता है? तो ये मतलब निकलता है, तब आपको एक्सो और एंडो देखना पड़ता है। सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो मतलब ये निकलता है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो फॉरवर्ड में जाओगे, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और फिर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रिवर्स में जाओगे। समझ में आ गया? अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो आप रिवर्स में जाओगे। दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं है इसमें। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर आप डिक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर तो आप फॉरवर्ड में जाओगे। ये मतलब निकलता है इसका। अब अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रेशर के केस में सिंपल है, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएं। मेरी बात को सुनना, इफ यू विल इंक्रीज द प्रेशर then chemical reaction will go to the direction where the number of moles will decrease. That's it, और कुछ नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया
तो केमिकल रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। समझ में आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आपको इसको लिखने का तरीका क्या है, ये जो भूल जाओ, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया उसी पे ध्यान देना। आप सबको समझ में आ गया? तो अब इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यही केमिकल रिएक्शन मान लो, आपको पता है कि रिएक्टेंट की तरफ कितने मोल्स हैं, 3 और 1 4, और प्रोडक्ट की तरफ 2। अब अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन प्रेशर को कम करना चाहेगा, यानी कि मोल्स को कम करेगा वो। तो मोल्स कम होने चाहिए, अगर मोल्स कम होने चाहिए तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? देखो 4 से 2 की तरफ जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आया समझ में? तो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो मतलब ये निकलता है, मेरी बात सुनना, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो आपको उस डायरेक्शन में जाना है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएं। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बात खत्म हो गई यहां पर, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है सब लोगों को? चलिए, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब क्या है जरा आप चेक करो। इंक्रीज इन प्रेशर, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपको वहां जाना है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स को घटाना है। और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना है, आप वहां जाओगे जो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े। उल्टा काम है, सिंपल सी कहानी है। सबको समझ में आ गया? अब ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल में कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ता है? कैटलिस्ट कभी कोई इफेक्ट नहीं डालता इक्विलिब्रियम पर, मैं पहले बता चुका हूं। कैटलिस्ट क्या करता है? सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज नहीं करता। मानसी कह रही रिवर्स क्यों सर? कौन से वाली रिवर्स की बात कर रहे हो बेटा? अरे चीजों को समझो, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था मैंने। आप एक केमिकल रिएक्शन का, अभी तो बोला हूं मैं थोड़ी देर पहले, आप खुद से दिमाग लगाओ कि अगर आप मान लो आपने प्रेशर बढ़ाया, दिस इज यू, तो आप खुद सोचो कि सिस्टम को क्या करना है? सिस्टम को प्रेशर कम करना है। सिस्टम को क्या करना है? प्रेशर कम करना है। प्रेशर कम करने के लिए वो नंबर ऑफ मोल्स को घटा देगा। क्यों? आप खुद से सोचो, आपके ना एक रूम है जिसमें 100 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं तो सफोकेशन ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। अब अगर आपको प्रेशर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? लोगों को बाहर भेजना पड़ेगा। समझ में आ गया? वहां से लोगों को कम करना पड़ेगा। तो सिंपल है, आपने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम प्रेशर को कम करना चाहेगी। प्रेशर कम करने का तरीका होता है मोल्स कम कर दो। मोल कम हो जाएंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। जितने मोल ज्यादा होंगे प्रेशर ज्यादा होगा। आपको प्रेशर को कम करना है तो आप मोल्स को कम कर दो, बात खत्म। ये तरीका होता है। दिमाग से सोचो, दिमाग से अपने दिमाग लगाओ तो अपने आप आंसर आने लगेगा। कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में आता है कि अगर आप लोगों ने इनर्ट गैस ऐड कर दी तो क्या होगा? अगर आप इनर्ट गैस, देखिए ये भी सवाल है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, इन दैट केस अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए अगर उसी में आप इनर्ट गैस को ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डज नॉट चेंज। प्लीज आप इसको लिख लो, काम आएगा। ये कैसे होता है मैं आप लॉन्ग टर्म बैचेस में पढ़ा चुका हूं, वहां पे जाके पूरे वीडियोस देख लेना। बट मैं दोबारा बोलता हूं, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए इनर्ट गैस ऐड कर दी तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो वो फॉरवर्ड में जाएगी ना बैकवर्ड में जाएगी। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पर ये काम करा, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी, आप इनर्ट गैस ऐड भी कर रहे हो, प्रेशर को कांस्टेंट भी रखना है। समझ में आ गया? तो इन दैट केस क्या होगा? प्रेशर आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, प्रेशर तो ऐड करने से बढ़ जाएगा ना, तो इन दैट केस आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा भाई प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए। और अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा तो आप खुद से सोचो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर मोर। वॉल्यूम अगर आपने बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ने चाहिए। मतलब ये है कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो आपको उस तरफ शिफ्ट करना है जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। ये देखो दोनों अलग अलग चीज हैं। प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, बट अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो आपको एक्चुअली जाना कहां पर है? आपको वहां पर जाना है जहां नंबर ऑफ मोल्स हाई हो। आया समझ में? ये खेल है ओवरऑल। इसको अप्लाई करके देखो, चलो अप्लाई करके दिखाता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो कि मेरे पास है ना ये कोई केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, विल गिव यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। अब मैं कहता हूं कि मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड कर दी, तो बताओ कि आप कौन सी डायरेक्शन में जाओगे?
कोई डायरेक्शन में ही जाओगे, क्योंकि इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, इन दैट केस आपको वहां जाना है जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़े। बताओ कहां पे बढ़ेंगे? यहां पर तो 2 ही है और यहां पर कितने हैं? 4। तो आप रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे। इस तरह से आपको आंसर निकालना है। तो केमिकल रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ गया? कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे वो वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। आ गया समझ में? अब फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले तो वो समझो। आप जब गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में जाते हो तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। आपको पता है गैस लिक्विड में जाएगा तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। उसको सब्लिमेशन कहते हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, डीपोजिशन कहते हैं। ये आपको पता है। अगर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है कंडेंसेशन कहते हैं, कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं, कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, कोई गैस सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं डीपोजिशन, और कोई सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट होता है तो सब्लिमेशन कहते हैं। जानते हो, है ना? ये सब चीजें तो जानते हो। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब समझो। सबसे पहले मान लो कि बॉइलिंग कर रहे हो। बॉइलिंग के केस में आपको भी पता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होती है, और आपको सबको पता होना चाहिए कि इसके लिए भैया कोई लिक्विड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। खत्म कहानी। इन दैट केस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, टेम्परेचर घटाते हो तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इसमें है क्या? आ गया समझ में? खत्म हो गई। अच्छा, प्रेशर की बात कर लेते हैं। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, देखो इन द केस ऑफ प्रेशर रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम होंगे। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो केमिकल रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां गैसेस मोल्स कम होंगे। गैसियस मोल्स कम होने चाहिए। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। लिक्विड से आप गैस बना रहे हो, ठीक है, और आपने अचानक से प्रेशर बढ़ा दिया। अब रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां गैसियस मोल्स कम होंगे। बताओ कहां पर है? कम कहां पर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो गैस मोल ज्यादा मिल रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में लिक्विड मिलेगा ना, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पर, वैसे भी पता है यार, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। समझ में आ गया? तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो बच्चा भी जानता है प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। आ गया समझ में? अब सॉलिड टू लिक्विड आ जाओ। सॉलिड से अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो भैया टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तो होगा नहीं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। कोई बच्चा भी जानता है यार। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आती है इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां वॉल्यूम कम हो, क्योंकि पी वी इज अ कांस्टेंट ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। इन दैट केस अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वहां जाएगा जहां वॉल्यूम कम होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको खुद को पता है कि जब आप सॉलिड टू लिक्विड, देखो यहां पर बर्फ की बात नहीं करूंगा, पहले बर्फ को छोड़ के बाकी की बात कर लेते हैं। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो आपको भी पता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और उसकी वॉल्यूम कम होती है। जानते हो? लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम जहां पर होगा वहां पर जाने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया? तो कहां जाएगा? लिक्विड से सॉलिड की तरफ, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली यार, अब जब प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। बड़ी कॉमन सी चीज है। लेकिन ये चीज एक्चुअली बर्फ पे यानी कि आइस पे काउंट नहीं होती। आइस का सीन क्या है बेटा? आइस की डेंसिटी बेटा कम होती है और उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है और वॉल्यूम कम होता है। अब अगर आपने यहां पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो ये लेसर वॉल्यूम की तरफ जाएगा। लेसर वॉल्यूम कहां? मजे की बात देखो, आइस वाला वाटर, आइस और वाटर, ये पहला आपको एक ऐसा केस मिलेगा जहां पर प्रेशर इंक्रीज करने पर आप आइस से वाटर की तरफ जा रहे होगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है, आपको लेसर वॉल्यूम की तरफ जाना है। ये पहला ऐसा केस मिलेगा जहां पर आप प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हो। ओ माय गॉड, दिस इज द ओनली केस वेयर इफ यू इंक्रीज द प्रेशर सॉलिड वुड बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। लिखो काम आएगा। दिस इज द ओनली केस वेयर इफ यू इंक्रीज द प्रेशर इट विल गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आइस, प्रेशर बढ़ाने पर आइस वाटर में कन्वर्ट होती है। ओ माय गॉड,
नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे सवाल पूछे जाते हो, क्यों होता है मैंने रीजन आपको बता दिया। फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच। हमारा ये चैप्टर अभी केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, उसको देखा कि ये सब चीजें क्या होती है। अमेजिंगली आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप नीडी स्टूडेंट तक इन वीडियोस को लेके जाओ, इनको फैलाओ ताकि बच्चों को फायदा हो सके। ठीक है, फाइनली हमारा ये केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा कर लो, काम आएगा। क्रैश कोर्स आपको बहुत मदद करेगा। 2999 रुपए का एक क्रैश कोर्स है जिसके लिए आपको कूपन कोड दे रहा हूं, दैट इज AA2020 VDNT.IN/NEETCC। दिस इज द लिंक जिस पे आपके जाना है और जब आप ये कोड लगा दोगे तो फाइनली लाइक जरूर करना। मेरी रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत के लिए, लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू बोल रहे हो लेकिन लाइक जरूर करना, उससे ज्यादा हिम्मत मिलती है हमें, है ना। 14 जुलाई को क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। जो आप ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो। डू लाइक द सेशन राइट नाउ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लाइक करते हो तो आप सीधे दिल को छू जाते हो। हमारी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। डू डाउनलोड द ऐप जिसमें बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते हैं। आपके छोटे भाई बहन को हमारा प्रो सब्सक्रिप्शन जरूर दिलाओ। पूरे साल भर की फीस ऑलमोस्ट 30,000 के करीब है 15% डिस्काउंट के बाद। तो अगर आपको 15% और डिस्काउंट चाहिए तो आपको कूपन कोड देता हूं, दैट इज AA Pro। लॉन्ग टर्म बैच है, बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, मजा आ जाएगा आपको। AA Pro। एंड फाइनली गाइस, टेलीग्राम के ग्रुप को हमारे को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वेदांतु नीट ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है और इस ग्रुप में ऑलमोस्ट 28,000 बच्चे हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। लास्ट जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है, सोने से पहले, गुड नाइट से पहले भैया सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसको सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ एकदम चिंगा लाला। डू सब्सक्राइब द चैनल बच्चों, क्योंकि अपना हमारा परिवार है। डू सब्सक्राइब इट और इसको आगे लेके जाओ धूम धड़ल्ले से और फैलाओ अच्छाइयों को। लाइक करके जाओ सेशन को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करना, लाइक जरूर करके जाना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ नाउ। गुड नाइट, एंजॉय योर नाइट। कल मिलते हैं, बाय।